मुकेश चंद्राकर की हत्याकांड की गूंज आज पूरे देश में है। मुकेश चले गए, लेकिन उनकी आवाज बस्तर की फिजाओं में हमेशा अमर रहेगी। मुकेश ने ग्राउंड पर जो आवाज उठाई वो हमेशा जिंदा रहेगी। नम आंखों से आज मुकेश को आखिरी विदाई दे दी गई। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो सभी खबरें दिखाता हूं जो आपके लिए देखना जरूरी है। खबरों की शुरुआत हर दिन देश की सबसे बड़ी खबर से करता हूं, लेकिन आज देश में भी एक ही मुद्दे की गूंज है, वो है मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से की गई हत्या। बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर कैसे थे? मुकेश चंद्राकर को किसने मारा, क्यों मारा? पुलिस ने इस मामले में क्या खुलासा किया है? मुकेश का परिवार क्या कह रहा है? यह सवाल आज पूरा देश जानना चाहता है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के लिए इंसाफ की आवाज छत्तीसगढ़ से उठी है, जो अब देश भर में उठने लगी है। मेरे जैसे तमाम पत्रकार बस यही चाहते हैं कि मेरे भाई मुकेश को न्याय मिले। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड पर आज विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर देख लीजिए। आज पूरे बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, या यूं कह लीजिए पूरे देश में इस अंतिम यात्रा को देखकर हर कोई भावुक है। जब पत्रकार मुकेश चंद्राकर की अंतिम यात्रा निकल रही थी तो उनके पीछे एक हुजूम चल रहा था। सबकी आंखें नम थी और लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा बिट्टू तेरा नाम रहेगा। मुकेश को प्यार से लोग बिट्टू बुलाते थे। 32 साल का बिट्टू जो बीजापुर की इन सड़कों पर हंसते खेलते बड़ा हुआ, जिसकी रिपोर्टिंग की चर्चा सिर्फ बस्तर ही नहीं कई बार देश में भी हुई। अपने साहसिक रिपोर्टिंग के लिए जाना जाने वाला हमारा बिट्टू, हमारा मुकेश हम सबको छोड़कर चला गया है। मुकेश को अंतिम विदाई दे दी गई है। अंतिम यात्रा का ये वीडियो देख लीजिए और महसूस कीजिए कि मुकेश अपने पीछे कितना बड़ा संसार छोड़ गया है, कितने लोगों का प्रेम मुकेश को मिल रहा है। तेरा नाम रहेगा, बिट्टू तेरा नाम रहेगा, बिट्टू तेरा नाम रहेगा। यकीन नहीं होता कि कोई इतना क्रूर भी हो सकता है। पहले बेरहमी से हत्या की, उसके बाद गंदे सेप्टिक टैंक में शव छिपा दिया और उसके ऊपर मोटी सीमेंट की परत से ढक दिया गया। समझ नहीं आ रहा है जिन हाथों से हत्यारों ने सेप्टिक टैंक बंद करने का काम किया, वो आज कैसे अपने घर में खाना खा रहे होंगे। सोच रहा हूं कैसे खाना खा रहे होंगे। जिन हाथों से बेरहम हत्यारों ने मुकेश को मारा है, उन्हीं हाथों से कैसे अपने बच्चों को प्यार कर रहे होंगे। मुकेश के घर वालों के रोने की आवाज कैसे सुन पा रहे होंगे। अगर सुनकर भी उन्हें दुख नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह हत्या मुकेश चंद्राकर की नहीं, बल्कि इंसानी संवेदनाओं की हत्या है। मुकेश कोई सामान्य पत्रकार नहीं थे। उनकी जाबाजी और निर्भीकता से हर कोई परिचित था। बहुत कम उम्र में मुकेश ने बहुत बड़ा नाम बनाया था। बीजापुर जाने वाला हर पत्रकार मुकेश से एक बार मिलता था, बात करता था। कई लोग घर रुकते थे। मुकेश अपने हाथों से खाना बनाकर पत्रकारों को खिलाते थे। जब कोई बड़ी नक्सली घटना होती थी तो मुकेश सबसे पहले पहुंचकर उसकी कवरेज करते थे। लेकिन मुकेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। पत्रकारिता जगत के लिए यह काला अध्याय है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुकेश चंद्राकर कौन थे। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के रहने वाले थे। उनकी उम्र मात्र 32 साल थी। मुकेश ने कई क्षेत्रीय और राज्य स्तर के टीवी चैनलों में काम किया है। इसके अलावा वो एक सफल और ईमानदार स्वतंत्र पत्रकार भी थे। उनका बस्तर जंक्शन नाम का यूट्यूब चैनल था, जिस पर लाखों सब्सक्राइबर थे जो मुकेश के कंटेंट को खूब प्यार करते थे। 2021 में मुकेश नक्सलियों के चुंगल से सीआरपीएफ जवान की जान बचाकर लाए थे।
मुकेश अपनी मोटरसाइकिल पर ही बैठाकर सीआरपीएफ जवान को वापस लाए थे। आदिवासियों के हित में मुकेश हमेशा आवाज उठाते थे और विस्तार न्यूज के सहयोगी योगेश चंद्राकर के छोटे भाई थे। मुकेश की जाबाज और दिल को छू लेने वाली रिपोर्टिंग की कुछ शानदार तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए और ये महसूस कीजिए कि बस्तर का पत्रकार कितना जोखिम लेता है। और जब इन पत्रकारों को कोई यूट्यूबर कह देता है ना, तो यकीन मानिए मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। मैंने बहुत करीब से इन जंगल, इन पगडंडियों में घूम घूम कर इन साथियों की मदद ली है। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है जब संस्थान इन्हें नाम नहीं देते हैं। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है जब इन्हें स्ट्रिंगर कहकर पुकारा जाता है। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है जब इन्हें परिचय पत्र नहीं दिया जाता है और इनकी ही खबरों पर यह कहा जाता है कि सबसे पहले एक्सक्लूसिव हमने दिखाया। आपको पता है, कई बार ये जंगल जाते हुए हाथ में फावड़ा लेकर रास्ता बनाते हैं। आपको पता है, ये कई बार बिस्किट और नमकीन का पैकेट लेकर जाते हैं, 2-3 दिन उसी को खाकर रिपोर्टिंग करते हैं। आपको पता है, भारी बारिश में ये तंबू लगाकर रात बिताते हैं, जवानों के साथ हाथ में हाथ डालकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। आपको पता है, सबसे पहले ये वहां से खबर लाते हैं और फिर रायपुर, दिल्ली, मुंबई, जहां भी स्टूडियो है, जहां से चैनल चलते हैं, वो खबरों को ऑन एयर करते हैं। विदेशों से आने वाले पत्रकार इनकी मदद लेते हैं, लेकिन आज इनका कोई परिचय नहीं है, इन्हें आई कार्ड देने से कतराते हैं। और आज शायद दिल्ली में होता मुकेश चंद्राकर, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और अगर इस तरह की हत्या होती तो 5 दिन टीवी न्यूज चैनल केवल इस खबर को दिखाते हैं। बस्तर में रहने वाला मुकेश चंद्राकर एक गांव में रहता है, बीजापुर में रहता है, गरीबों की खबर दिखाता है, जिसे लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, उनकी आवाज उठाता है, इसलिए उस पर बात नहीं हो रही। इस वीडियो को देखिए और मुकेश की शख्सियत का अंदाजा लगाइए और सोचिए कि मुकेश ने 32 साल की उम्र में बस्तर जैसे इलाके में रहकर पत्रकारिता की कौन सी नई दिशा तय की है। सोचिए और देखिए। आज बहुत कुछ बोलने का मन है, लेकिन जब आप इन वीडियोस को देखेंगे, मुकेश की वो आवाज सुनेंगे, मुकेश के उन तरीकों को देखेंगे, तो आप कहेंगे कि बस्तर के आगे पत्रकार नहीं गया है, देश में बस्तर में रहने वाले आदिवासियों की आवाज खो गई है, आवाज चली गई। देखिए, बीजापुर और बस्तर से मुकेश चंद्राकर की वो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जिसे देखकर आपको रोना आ जाए। देखिए। नक्सलियों के जन अदालत के बारे में अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन वो अदालत कैसी होती है हम वो दिखाना चाहते हैं। वो जनता है जिसके सामने एक जन अदालत लगी है। 6.5 घंटे तक 10 साल का वो मासूम बच्चा तड़पता रहा। ये वही लोग हैं जिनकी हक के लिए, जिनके हित के लिए, जिनके अधिकारों के लिए बंदूकें उठाई जा रही हैं। आदिवासियों के दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह की चुनौतियां आती हैं, इन चुनौतियों को मैं सहज स्वीकार करता हूं और इन चुनौतियों को मैं चुनौतियां कम, रोमांच ज़्यादा समझता हूं। अदम गोंडवी जी की कविता की एक पंक्ति है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ग्राउंड की वास्तविकता दिखाती हुई जमीनी रिपोर्ट तैयार की जाए तो मैं अबूझमाड़ की जंगलों की तरफ निकल चुका हूँ। पप्पू के बच्चे को ये भी नहीं पता होगा भविष्य में कि उसने अपने पिता को किस तरह से खो दिया। ये हिडमा का घर बताया जा रहा है। हिडा द्वारा जिस तरीके से सोलर लाइट्स यहाँ लाए जाते हैं, सोलर पैनल्स लाए जाते हैं इस इलाके में उजाला पहुँचाने के लिए। अब इसको चुनौती कम और सुकून ज़्यादा देता है। अंदरूनी इलाकों में जब रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो इसका जो अनुभव है ये बहुत शानदार होता है, बहुत रोमांचकारी होता है।
आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई। इस पूरे मामले पर आज क्या कह रहे हैं? 1 जनवरी की रात को आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा मृतक मुकेश चंद्राकर को अपना जो बाड़ा में, जो चट्टानपारा स्थित जो बाड़ा में लेकर गए थे। उधर रात्रि भोजन के दौरान किसी विषय को लेकर बहस की गई थी। उसके पश्चात जो उधर जो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट्स है उनके सिर के ऊपर वार किए गए थे और बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी उनका वार किए गए थे। उसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई थी मुकेश चंद्राकर जी का। उसके बाद जो बॉडी को उसी परिसर में टैंक के अंदर उसको डिस्पोज करके अगले दिन उसके ऊपर ताजा प्लास्टिंग भी कर दी गई थी। उनके 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। जो आरोपी सुरेश चंद्राकर का भी पुलिस अभी पतासाजी करते है। बहुत जल्दी उसका भी गिरफ्तार करने के लिए हमारा SIT और अन्य टीम काम कर रहा है। मुकेश की हत्या के बाद जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है सुरेश चंद्राकर, वो ठेकेदार जिसके परिसर में बने सेप्टिक टैंक में मुकेश चंद्राकर का शव मिला है। सुरेश चंद्राकर के बारे में बताना भी जरूरी है। मुकेश की हत्या में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। सुरेश चंद्राकर बीजापुर का बहुत बड़ा ठेकेदार माना जाता है। इसका नाम बस्तर में होने वाले सरकारी निर्माण कार्यों और माइनिंग से जुड़े बड़े ठेकेदारों में शुमार है। सुरेश पहली बार लाइमलाइट में तब आया जब शादी में उसकी दुल्हन जगदलपुर से बीजापुर हेलीकॉप्टर में आई। हेलीकॉप्टर में जगदलपुर से बीजापुर 23 दिसंबर 2021 को रेणुका साहू से सुरेश चंद्राकर की शादी हुई। इस शादी को बीजापुर की सबसे महंगी शादी बताया गया। सुरेश चंद्राकर ने अपने रिसेप्शन के लिए स्टेडियम भी बुक किया। इसके अलावा बीजापुर जैसी जगह में उसने अपनी शादी में नाच गाने के लिए रूसी डांसर्स को बुलाया था। मीडिया में भी सुरेश की शादी की खबरें सुर्खियों में रही क्योंकि अति संवेदनशील इलाका बीजापुर में यह सब हो रहा था। सुरेश बीजापुर जिले में रहकर करोड़ों का घर और महंगी गाड़ी मेंटेन करता है। सुरेश चंद्राकर के पॉलिटिकल कनेक्शन की बात करें तो वह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राज्य उपाध्यक्ष है। फोटो खूब वायरल। इसके अलावा उसे कुछ महीने पहले हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नवापुर विधानसभा का ऑब्जर्वर भी बनाया था। सोचिए, सुरेश कांग्रेस के बड़े नेताओं का करीबी माना जाता है। सुरेश चंद्राकर पिछले कुछ सालों में ही अथाह संपत्ति का मालिक बन गया। सुरेश चंद्राकर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है, इसलिए आपको ये रिपोर्ट भी देखना चाहिए। और वो जो ठेकेदार है वो कांग्रेस का है कि जो कांग्रेस नेता है उनका संरक्षण रहा होगा। इतना बड़ा कांड किए हैं, जैसे फोटो वायरल हो रहा है तो उनके संपर्क में रहा होगा, उनका संरक्षण रहा होगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी इस तरीके की घटना कारित हुए पिछले 1 वर्षों में बड़ी घटनाएं, चाहे बलौदाबाजार की घटना हो, चाहे सूरजपुर की घटना हो और चाहे हमारे अन्य जो भी ऐसी घटनाएं हैं उसमें कांग्रेस के ही पदाधिकारियों की लिप्तता संलिप्तता पाई जाती है। सरकार अपराध को रोक पाना, अपनी नाकामियों को छुपाना और किसी नेता के साथ तस्वीर शेयर कर उसको संबंध जोड़ना, मैं समझता हूँ ये ओछी मानसिकता है और ये घटिया राजनीति का एक परिचायक है। बल्कि सरकार को अपराध को कैसे रोका जाए इस पे उनको काम करना चाहिए। कांग्रेस के नेता और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के षड्यंत्र से उनकी हत्या कर दी गई। सुरेश चंद्राकर को गृहमंत्री विजय शर्मा ने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर ही कहा है। इसके अलावा सरकार ने इस हत्याकांड को लेकर क्या कार्रवाई की है और क्या निर्देश दिए हैं वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। PS मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं बीजापुर में। उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम बना करके SIT का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। वैसे अवैध निर्माणों को और उस पर कार्यवाही करने का भी काम
हो गया है। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 अलग-अलग टीमें अलग-अलग दिशाओं में भेजी गई। पुलिस 3-4 हफ्तों में गिरफ्तारी के उपरांत 3-4 हफ्तों में चालान भी उठक हम कर देंगे। स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बिट्टू तेरा नाम रहेगा, बिट्टू तेरा नाम रहेगा। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली मुकेश चंद्राकर की जिस तरीके से हत्या हुई है उसमें एक तीसरी धारा जुड़ गई है। ये जो गठजोड़ है सत्ता का, ठेकेदारों का, ये खतरा केवल बस्तर के पत्रकारों तक नहीं है। केस तो हम लोग के लिए तो बहुत एक तरह से ब्रिज था बस्तर और रायपुर के बीच में। जो प्योर रिपोर्टर, वो रिपोर्टर था, किसी के पक्ष में, ना पुलिस के ना माओवादी के पक्ष में नहीं लिखता था, जो तथ्य है उस पर लिखता था। अभी जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है और शर्मनाक है, और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई ऐसा कानून लाया जाए जिससे कम से कम सामान्य कोई भी व्यक्ति किसी पत्रकार की हत्या न कर पाए। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बस्तर में हो चाहे रायपुर में हो। मेरी तो व्यक्तिगत रूप से यही मांग है कि इसमें जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। पत्रकारों का कहना है कि जब तक मुकेश को न्याय नहीं मिलेगा उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मैं भी यही कह रहा हूं। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रशासन पहुंचा और बुलडोजर कार्रवाई की। बुलडोजर चलाया गया है। मुकेश की हत्या के बाद प्रशासन ने जहां कार्रवाई की, उस वक्त हमारे सहयोगी संजय ठाकुर कंस्ट्रक्शन साइट पर ही मौजूद थे। साथ ही संजय उस सड़क पर भी पहुंचे जिसके भ्रष्टाचार को उजागर करने पर मुकेश चंद्राकर को मौत के घाट उतार दिया गया। संजय ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर कहां से शुरू हुआ ये पूरा कार्रवाई का सिलसिला और कहां से शुरू हुआ था ये पूरे विवाद का सिलसिला। देखिए, वही सुरेश चंद्राकर है जिसे मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। उसकी इस प्रॉपर्टी पे कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ बुलडोजर चल रहा है। ये वो फर्नीचर है जो सुरेश चंद्राकर के उस कमरे के अंदर से निकला है, जहाँ जब वो साइड पे अपने आता था तो आराम करता था। ये फर्नीचर लग्जरी फर्नीचर है, सागौन से बना हुआ है। इस वक्त मैं उसी सड़क पे पहुंचा हूं और ये खबर आखिर मुकेश क्यों ना दिखाता। ये देखिए, ये सड़क जो है इसे मैं अपने हाथ से उखाड़ सकता हूं। ये गिट्टियों में तब्दील हो गई है सड़क। 1 जनवरी को ठेकेदार आया था और उसने इस सड़क के हिस्से को उखाड़ा क्योंकि मुकेश चंद्राकर की खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने आदेश दिया था कि सड़क के जो हिस्से खराब है उन्हें आप उखाड़िए और वहाँ उसे पैच वर्क करिए। और देखिए उसने क्या किया। ठेकेदार ने सड़क में भ्रष्टाचार किया, गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा और यही वजह है कि सड़क 1 साल भी नहीं टिक पाई। प्रशासन ने सुरेश चंद्राकर के खिलाफ कार्रवाई की है।
लेकिन अभी भी लगता है ये कार्रवाई अधूरी है। नक्सलियों के जन अदालत के बारे में अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन वो अदालत कैसी होती है हम वो दिखाना चाहते हैं। वो जनता है जिसके सामने एक जन अदालत लगी है। 6.5 घंटे तक 10 साल का वो मासूम बच्चा तड़पता रहा। ये वही लोग हैं जिनकी हक के लिए, जिनके हित के लिए, जिनके अधिकारों के लिए बंदूकें उठाई जा रही हैं। आदिवासियों के दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह की चुनौतियां आती हैं, इन चुनौतियों को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं और इन चुनौतियों को मैं चुनौतियां कम रोमांच ज़्यादा समझता हूं। अदम गोंडवी जी की कविता की एक पंक्ति है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। गांव की वास्तविकता दिखाती हुई जमीनी रिपोर्ट तैयार की जाए तो मैं अबूझमाड़ की जंगलों की तरफ निकल चुका हूँ। पप्पू के बच्चे को ये भी नहीं पता होगा भविष्य में कि उसने अपने पिता को किस तरह से खो दिया। ये हिडमा का घर बताया जा रहा है। हिडा द्वारा जिस तरीके से सोलर लाइट्स यहाँ लाए जाते हैं, सोलर पैनल्स लाए जाते हैं इस इलाके में उजाला पहुँचाने के लिए। बस्तर में पत्रकारिता अब मुझको चुनौती कम और सुकून ज़्यादा देता है। अंदरूनी इलाकों में जब रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो इसका जो अनुभव है ये बहुत शानदार होता है, बहुत रोमांचकारी होता है। मुकेश चंद्राकर की मौत के बाद
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 16 सीटों पर कैंडिडेट बदल दिए, 13 सीटों पर ही कैंडिडेट यानी जो प्रत्याशी हैं वो रिपीट किए गए हैं। चलिए सब कुछ बता देता हूं आपको। दिल्ली चुनाव अब चढ़ने लगा है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। और चुनावी मैदान में उतरने से पहले आपको पता है ना कितनी सियासत हुई है प्रवेश वर्मा को लेकर। कांग्रेस से संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। मतलब आप समझ जाइए कि नई दिल्ली सीट में भारी भरकम चेहरे चुनाव लड़ेंगे इस बार। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। आपने हमेशा बयान सुना होगा सांसद जी का, बीच बीच में ये बयान देते रहते हैं, जिसकी चर्चा देश में होती है। इसके अलावा पटपड़गंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के अवध ओझा के खिलाफ बीजेपी ने रविंद्र सिंह नेगी को चुनावी मैदान में उतारा है। पटपड़गंज सीट से कांग्रेस ने अनिल चौधरी को टिकट दिया है। आपने दिल्ली चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मतलब आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है उम्मीदवार की घोषणा पर। बीजेपी ने अभी 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट ही जारी की है और कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस ली है। एक तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री ने आपदा सरकार कहकर दिल्ली सरकार पर निशाना साध दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को टिकट देकर दिल्ली की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। दिल्ली में हो रही जुबानी जंग पर पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली में चुनाव है और सियासी बयानबाजी ना हो, ऐसे में कैसे लगेगा कि चुनाव चढ़ने लगा है। इसलिए इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कौन से नेता क्या कह रहे हैं। आज हमने 29 कमल के फूल दिल्ली की जनता को अर्पित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा किया है कि कालका जी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से हम वापस चलाने का काम करेंगे। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आदेश हुआ था और चुनाव लड़ना है मुझे कालका जी से। उनका आशीर्वाद लेने आई थी, आशीर्वाद मिला है। जन विजयी दिल्ली विजयी करके लौटो। धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे इस लायक समझती है कि मैं उनके जो लक्ष्य है दिल्ली की सेवा का उसको मैं पूरा कर सकता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली में पानी के बिल को लेकर भी वार पलटवार तेज हो गया है। बीजेपी ने पानी के बिल को चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। तो अब दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल सामने आए और कह दिया सरकार बनते ही दिल्ली वालों का गलत पानी का बिल माफ कर देंगे। सुन लीजिए वार पलटवार, सुनिए जरा। जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। वो इंतजार करें, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारा भ्रष्टाचार है, टैंकर माफिया का खेल है कि सारा पानी तुम वहां बेचते हो और दिल्ली की जनता को मजबूर करते हो कि महंगा पानी लो और उसके पैसे जमा कराओ। कुल मिलाकर दिल्ली में पॉलिटिक्स हाई है। दिल्ली चुनाव पर जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली का चुनाव है और इस बार तो कह रहे हैं कि इस चुनाव में थोड़ा थोड़ा आम आदमी पार्टी को भी तनाव है। जैसे जैसे चुनाव चढ़ता जाएगा वैसे वैसे दिल्ली की स्थिति साफ होती जाएगी। दिल्ली चुनाव का हर अपडेट आप विस्तार न्यूज में विस्तार से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात कर लेते हैं। चलिए आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे का समाधान अब कोर्ट को ही करना होगा। और ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आप विस्तार से जान लीजिए, आपको सब कुछ बता देता हूं। कल से आज तक कचरे के मामले में क्या क्या अपडेट है इस पर भी बात होगी। और इस सब के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री ने क्या फैसला किया है, सब बताऊंगा। जनहित को ही सबसे बड़ा माना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने।
भोपाल से पीथमपुर भेजे गए कचरे ने शुक्रवार को पीथमपुर में बहुत बवाल कराया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की लाख समझाइश के बाद पीथमपुर के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को शाम होते होते प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया और प्रदर्शन शाम तक हालात को काबू कर लिया। पीथमपुर के बिगड़े हालात पर शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम जगदीश घटना की पूरी जानकारी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए फिलहाल कचरे को जलाने का फैसला टाल दिया है। पूरी बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव का क्या कहना था, ये भी सुन लीजिए, फिर आगे की बात करता हूं। पहले सुनिए मुखिया प्रदेश के क्या कह रहे हैं। ध्यान में आया है कि हमारी जनभावनाओं के लिए अभी इस तरह की परिस्थिति में ये माना गया है कि जनता के बीच में ये विषय नीचे उतारना जरूरी है कि ये कोई सुरक्षा के मापदंडों पे किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर जो जनता के बीच आया है, इसको हम प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय के सामने ये विषय लाएं और उसके बाद ही आगामी किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस भरोसे के बावजूद आज सुबह करीब 10 बजे कुछ लोगों ने धार के तारापुर गांव की रामको फैक्ट्री में पथराव किया। पथराव में प्रशासन की भी कुछ गाड़ियां टूट गईं। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लाठीचार्ज किया। हालात को संभालने के लिए एसडीएम भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शाम होते होते मामले में फिर से राजनीति शुरू हो गई। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी सरकार को सलाह देते नजर आए, तो वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हालात का जायजा लिया। आज दिन भर क्या क्या हुआ इस पूरे घटनाक्रम में, ये जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। तस्वीरें आज सुबह करीब 10 बजे की हैं, जब पीथमपुर के तारा गांव में अचानक गांव वालों ने राम की फैक्ट्री में पथराव शुरू कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ा। पुलिस ने पूरे तारापुर गांव में बैरिकेडिंग करते हुए गांव वालों से गांव के अंदर रहने को कहा। पुलिस ने तारापुर गांव में फ्लैग मार्च भी किया। एसडीएम प्रमोद कुमार गुर्जर ने गांव पहुंचकर गांव वालों से शांति बनाए रखने की अपील की। फिलहाल तारापुर गांव में शांति बनाए रखने के लिए कई थानों का फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस ड्रोन के सहारे गांव वालों पर नजर रख रही है। माहौल शांत होने के बाद आईजी कमिश्नर सहित कई बड़े अधिकारियों ने धार पहुंचकर बड़ी बैठक की। बैठक के बाद कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ राम की प्लांट का दौरा किया। कंटेनर सुरक्षित हैं, सभी सुझावों को कोर्ट और सरकार तक पहुंचाया जाएगा। में विगत 2-3 दिन से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी, उसको जिला प्रशासन और पुलिस धार ने बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर लिया था। लेकिन इस बात की आवश्यकता थी कि लोगों से संवाद बेहतर ढंग से स्थापित किया जाए, ताकि इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना हो। आज सभी जनप्रतिनिधियों से, आम नागरिकों से बातचीत हुई है। शनिवार दोपहर को विदिशा के कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीथमपुर के कचरे को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और बताया कि सरकार मामले में कितनी संवेदनशील है। अरे जिनके समय भोपाल में गैस त्रासदी हुई, याद करो, वो कारखाना एक तरह से मौत का कारखाना था, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। इन्होंने न केवल उसके बाद भी कुछ नहीं किया, वो कारखाना चलता रहा इनके समय, बल्कि 20 साल तक इनकी सरकार रही। मरने वाले मर गए, ना तो उनके संबंध में कोई चिंता की, ना उस खतरनाक कचरे के निपटारे करने की चिंता की, क्योंकि इनकी तो आत्मा ही नहीं है। ये निष्ठुर लोग हैं। उधर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की सरकार को अमेरिका की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट को भी जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि दूषित मिट्टी का असर 100 साल से भी ज्यादा समय तक बना रहता है। फिलहाल इस पूरे मामले से निपटने के लिए सरकार फिर से कोर्ट का रुख करेगी। पीथमपुर में कचरा जलाने का रास्ता
कोर्ट से ही निकलेगा, कोर्ट ही निकालेगा। सीएम ने साफ कर दिया है कि कोई भी फैसला जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ही किया जाएगा। पीथमपुर को लेकर और इस कचरे को लेकर जो भी अपडेट होगा विस्तार न्यूज में आपको इसी तरह से विस्तार से दिखाऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर बात कर लेते हैं। यह खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश में बिजली महंगी होने वाली है। नए साल की शुरुआत में ही आपको बड़ा झटका लगने वाला है और आपकी जेब में इस महंगाई का कितना बोझ पड़ेगा और किसके लिए कितनी महंगाई बढ़ने वाली है, ये सब कुछ आपको जानना है तो विस्तार न्यूज की रिपोर्ट देख लीजिए, सब कुछ जान जाएंगे। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर करके बिजली के दामों में करीब 7.5% का इजाफा करने का प्रस्ताव रख दिया है। अब अगर आयोग इस याचिका में मोहर लगा देता है तो आपको महंगाई का झटका लग सकता है, इसलिए इस खबर को बता रहा हूं क्योंकि आपसे जुड़ी खबर है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि किस यूनिट स्लैब में कितना पैसा बढ़ाने का प्रस्ताव है। सब कुछ साफ कर देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि कितना पैसा बढ़ने वाला है, आपकी जेब में कितना बोझ पड़ने वाला है। अगर अभी तक आपके घर में बिजली की ₹51 से 150 यूनिट तक है तो आप अभी तक ₹5.23 के हिसाब से बिल दे रहे थे, जिसे अब ₹5.62 करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं 150 से 300 यूनिट तक बिजली का रेट अभी तक ₹6.61 था, जिसे अब ₹7.11 करने का प्रस्ताव रखा गया है। और अगर 300 यूनिट से ज्यादा की खपत आपके घर में है तो अभी तक आपको ₹6.80 के हिसाब से बिल पे करना होता था, जो कि अब ₹7.11 प्रस्तावित है। एक एक पैसे का हिसाब बता रहा हूं आपको। ये तो थी महंगी बिजली के लेखा जोखा और हिसाब किताब बताने वाली खबर। लेकिन अगर पब्लिक के लिए महंगाई बढ़ेगी तो जिम्मेदारों से बात करना भी तो जरूरी है। इसलिए इस मामले पर हमने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से भी बात की है। सुन लीजिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये प्रस्ताव तीनों विद्युत कंपनियां बना करके अपने खर्चे के आधार पर भेजती हैं। अभी मैंने पेपरों में जो पढ़ा है उसके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है, क्योंकि ये पार्ट मेरे पास नहीं आता है, परंतु जो भी खर्चे हैं उसके आधार पे भेजे हैं। मैं इसकी एक बार समीक्षा भी करूँगा। क्या बिजली कंपनियों को घाटा हो रहा था इसलिए भरपाई करने की? नहीं, क्या हर साल कोयले की रेट बढ़ती है। आप देखते हो कि स्टाफ की सैलरी का हर साल अपग्रेडेशन होता है। अब क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर जबलपुर में है, इसलिए जबलपुर से हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए आपको। साथ ही हमने पब्लिक से भी बात की है, आम लोगों की क्या राय है इस महंगाई पर, ये भी सुन लीजिए। नए साल के मौके पर मध्य प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लगेगा, क्योंकि विद्युत कंपनियों ने मध्य प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका दायर की है और जिसमें तकरीबन 7.5% बिजली बिलों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। हम आज दूसरे राज्यों को बिजली बेचने की क्षमता रखते हैं, तो फिर ऐसे में मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियां घाटे में कैसे जा रही हैं और क्यों जा रही हैं? 4100 करोड़ के घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु हमें करीब 7.52% वृद्धि की मांग की गई है, जो कि पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि इसमें जो 4100 करोड़ की मांग की गई है उसमें 4344 करोड़ का घाटा वर्ष 2023-24 का दिखाया गया है, जो कि जिसकी की सत्यापन याचिका अभी तक आयोग ने प्रकाशित नहीं की है। जब तक कि उनके ट्रांसफार्मर समय पर बदले नहीं जाएंगे, उनकी लाइनों का दुरुस्तीकरण समय पर नहीं होगा, जब तक कि क्वालिटी की बिजली हमारे किसानों को, उच्च गुणवत्ता की बिजली हमारे किसानों को प्राप्त नहीं होगी, हम जो है इसका विरोध करेंगे। और बिजली का बिल अगर बढ़ेगा तब तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी हम लोगों को, क्योंकि इनकम उतनी है नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है दर पे दर। नहीं चलेगा ना, और बच्चों की फीस भी इतनी है, सब चीज़ इतनी है, बिजली का बिल भी बढ़ेगा तो कैसे घर चलेगा? मैडम इतना पैसा सरकार के पास में दुनिया में कर्जा बांट रहे हैं 24, किसी को इतना करोड़ का, किसी को इतना करोड़ का, और अपन कह रहे हैं कि अब बिजली मतलब घाटे में चल रही बिजली कंपनी। कहाँ से चल रही कंपनी घाटे में? बिजली की दरें अगर बढ़ेंगी तो उसमें मध्यम वर्गीय परिवारों पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी सोलर पैनल नहीं लगा सकता। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि आम लोगों पर महंगाई का ज्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए।
इसलिए इस खबर को विस्तार से दिखा रहा था कि आप भी सचेत हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है उसकी विस्तार से बात कर लेते हैं। यह खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। कोई अपना जब दुनिया छोड़कर चला जाए तो उसकी याद हमेशा के लिए मन में बस जाती है। जिंदगी बनवा दिया है। मंत्री जी के इस काम की चर्चा खूब हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। पहले दिन का याद है मुझे जब न्याय कुमार हो रही थी, ब्लड जांच नहीं हो रही थी, इकट्ठा करके 50-50 हजार रुपए दिए और 1-1 रुपया आपने दिया, तब उसका जांच का काम शुरू हो गया था। ग्वालियर की एक सभा में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की उपस्थिति, हाथों में माइक और भावुक शब्दों में भाई और पिता की यादें। तो मेरे पिताजी और भाई की वो कुर्बानी कोई नहीं देख रहा होगा कि उन्होंने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो दिन भर ये कोशिश करते थे कि सेवक प्रद्युम्न सिंह की कैसे ब्रांडिंग की जाए। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ने जाता था। सुना आपने, प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने बड़े भाई को याद कर रहे थे, उनके कृतज्ञों का जिक्र कर रहे थे, उन दिनों को याद कर रहे थे जब उनके पिता और उनके भाई उनके लिए जनसंपर्क किया करते थे। आज जब ऊर्जा मंत्री के बड़े भाई देवेंद्र सिंह तोमर दुनिया में नहीं है, तो प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर सिविल अस्पताल को आईसीयू की सौगात देकर सच्ची श्रद्धांजलि दी है। एक ऐसी श्रद्धांजलि जिसने मिसाल पेश कर दी। आपको बता दें, 19 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री के बड़े भाई का स्वर्गवास हुआ था। अपने बड़े भाई देवेंद्र सिंह तोमर के निधन के बाद ऊर्जा मंत्री ने संकल्प लिया था कि वो 13वीं में अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे, बल्कि लोगों की जीवन रक्षा के लिए आईसीयू वार्ड और सिटी स्कैन की सौगात देंगे। जब समय आया तो मंत्री जी ने अपने संकल्पों के अनुसार अपने बड़े भाई की स्मृति में आईसीयू बनवा दिया। भावुक नहीं, ये समय निश्चित रूप से हम सब मेरे परिवार पे कष्ट में, दुख में है, और आप लोगों ने जो ढांढ सहा, जो शक्ति दी है, उसके लिए भी मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से आज उनके काम को आगे बढ़ाने का काम इस सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर और पूरे परिवार ने किया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर के परिवार के लिए ये भावुक क्षण था। मंत्री जी ने आईसीयू वार्ड और सिटी स्कैन का शुभारंभ अपनी मां के हाथों से करवाया है। मंत्रोच्चारण के साथ बड़े विधि विधान से स्वास्थ्य सुविधाओं का शिलान्यास किया गया। सिविल हॉस्पिटल हजीरा में आईसीयू बनने के बाद मरीजों को काफी सहूलियत होने वाली है। अन्य अस्पतालों का बोझ काफी हल्का होने वाला है। गंभीर मरीजों को लेकर जो क्षेत्र में परेशानी होती थी, उनको अब राहत मिलेगी। कैसा है अस्पताल और क्या क्या सुविधाएं हैं अस्पताल में, आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देवेंद्र सिंह तोमर की स्मृति में ग्वालियर के सिविल अस्पताल में बना ये आईसीयू प्रदेश के सिविल अस्पतालों का पहला आईसीयू है। सीएसआर फंड और जन सहयोग से बने इस आईसीयू में वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो गंभीर मरीजों की जरूरत होती है। 20 बेड के इस आईसीयू बनने से आसपास के अन्य बड़े सरकारी अस्पतालों का बोझ अब हल्का होने वाला है। आपको बता दें, सिविल अस्पताल में पीआईसीयू भी बनाया गया है। सिविल अस्पताल कभी ऐसा हुआ करता था जिसमें इक्का दुक्का डॉक्टर थे, इलाज भी नहीं हो पाता, लेकिन स्थिति यह है कि आज इस सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड तो बनकर तैयार हो गया है। इसके अलावा चाहे वो सिटी स्कैन हो, तमाम डॉक्टर हो, 30 डॉक्टरों की टीम यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, शायद ऐसी सुविधाएं किसी प्राइवेट अस्पताल में भी नहीं है। ये 20 बेड का आईसीयू वार्ड है, जहां हर बेड पर ये वेंटिलेटर भी है और इसके साथ तमाम जो सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं इस आईसीयू वार्ड में हैं। ग्वालियर के सिविल हॉस्पिटल हजीरा में आईसीयू और सिटी स्कैन मशीन का अभाव कई वर्षों से था, लिहाजा लोग सिटी स्कैन के लिए दूर दराज के चक्कर भी काटते थे। लेकिन अब तस्वीर कुछ और है। मंत्री जी की पहल ने कमाल कर दिया है। आज ऊर्जा मंत्री जी के प्रयास से और आदरणीय श्री स्वर्गीय देवेंद्र सिंह तोमर जी की स्मृति में
ग्वालियर विधानसभा को ये नई पहचान मिली है। ये ग्वालियर पंद्रह विधानसभा के लिए हमेशा के लिए जीवन दान का एक प्रारूप रहेगा। अपने विधानसभा क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास आईसीयू पाकर लोग खुश हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर इस आईसीयू वार्ड के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत उन तमाम लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने उनके संकल्प को पूरा करने में जनसहयोग किया। आभार करूंगा माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब का, आभार करूंगा माननीय श्रीमती ज्योति सिंधिया जी का, आभार करूंगा हमारे क्षेत्रीय सांसद का, और आभार करूंगा सारे जनप्रतिनिधियों का, आभार करूंगा उन सारे जन सहयोगियों का। प्रद्युम्न सिंह तोमर के एक नेक काम ने लोगों का दिल जीता है। अनावश्यक खर्च को कैसे जरूरी कामों में लगाया जाए, इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने पेश किया है। मंत्री जी, आपको धन्यवाद है। 13वीं के कार्यक्रम में अनावश्यक खर्च ना करके आईसीयू खोलने का फैसला बहुत शानदार है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जन सरोकार के लिए आपका ये फैसला आम लोगों को प्रेरणा देने वाला है। सीधे मुद्दे की बात में आज बस इतना ही।